मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 131। एक सप्ताह और कुछ दिन बीत चुके थे जब से वे दो मूर्ख बेमार्ट आए थे। चीफ टिम, चीफ अकाउंटेंट एंजेलो और चीफ ऑडिटर टॉड ऊपरी क्षेत्र में बेमार्ट ट्रस्ट बैंक बीटी बैंक नामक नए स्थापित बैंक की ओर जा रहे थे। चीफ अकाउंटेंट एंजेलो निर्माण उद्योग के सभी अन्य अकाउंटेंट की देखरेख के प्रभारी थे और चीफ ऑडिटर टॉड निर्माण उद्योग के सभी अन्य ऑडिटर की देखरेख के प्रभारी थे। निर्माण उद्योग के भीतर कई अकाउंटेंट, ऑडिटर थे। निर्माण उद्योग के प्रत्येक विभाग में 3 अकाउंटेंट और 4 ऑडिटर नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा 10 अकाउंटेंट और 4 ऑडिटर थे जो उद्योग के भीतर पेरोल से संबंधित सभी मामलों के प्रभारी थे। एक बार जब प्रत्येक विभाग के सभी अकाउंटेंट अपने वित्तीय विवरण बना लेते थे तो वे इसे उन विभागों के ऑडिटर को सौंप देते थे जो उन्हें क्रॉस चेक करने के प्रभारी थे। वहां से सभी विवरण मुख्य लेखाकार एंजेलो को भेजे जाएंगे जो उन्हें फिर से देखेंगे और जरूरत पड़ने पर समायोजन करेंगे। और एक बार जब वह काम पूरा कर लेंगे तो मुख्य लेखा परीक्षक टॉड इसे वहां से ले जाएंगे और सभी वित्तीय विवरणों की फिर से जांच करेंगे। एक बार जब सब कुछ जांच लिया जाएगा तो टॉड और एंजेलो दोनों, साथ ही प्रबंधक, पर्यवेक्षक और कुछ कंपनी सचिव, ओवरसियर टीम के साथ बैठक करेंगे ताकि उद्योग के लिए अगले कदमों के बारे में बात की जा सके। उन्होंने वित्तीय निर्णय लिए, जैसे कि उन्हें ये खरीदना चाहिए, वह खरीदना चाहिए और इसी तरह। पिछले हफ्ते लैंडन ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रत्येक कार्यस्थल बैंक में जाए और वहां एक खाता खोला। उन्होंने खाता आवेदन शुल्क, खाता शुल्क और अन्य न्यूनतम शुल्कों का भुगतान किया था जिसमें कर शामिल था। बड़े व्यवसायों के लिए चुनने के लिए अलग अलग विकल्प योजनाएं दी गई थीं जो कुल मिलाकर अलग अलग लाभ दिखाती थीं। बैंक की बात करें तो लैंडन ने ऊपरी क्षेत्र के भीतर एक पूरी संपत्ति बेमार्ट ट्रस्ट बैंक को दे दी थी। आज टिम, एंजेलो और टॉड उद्योग खाते में पैसे डालने के लिए बैंक जा रहे थे। पहुंचते ही वे लोडिंग ट्रक से कूद पड़े और सिक्कों से भरे कई बैग बैंक की ओर ले गए। मुख्य भवन में प्रवेश करते हुए टिम ने बगल में पहिएदार गाड़ियों की कई कतारें देखीं और जब उसने बैंक लॉबी के चारों ओर देखा तो उसने देखा कि कई अन्य लोग अपने पैसे के बैग गाड़ियों में रख रहे थे और उसकी आंखें चमक उठीं। एक बार फिर वह इस बात से पूरी तरह से प्रसन्न था कि महामहिम की योजना कितनी सावधानीपूर्वक थी। सच कहा जाए तो सिक्कों से भरे ये बैग बहुत भारी भी थे। मुझे लगता है कि हमें अपने पैसे रखने के लिए इस चीज का उपयोग करना चाहिए, टिम ने एंजेलो को अपनी कोहनी से धक्का देते हुए कहा। एंजेलो ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया, क्योंकि सभी ने ऐसा ही किया तो ऐसा ही होना चाहिए। टॉड ने बैग जमीन पर रखे और 3 गाड़ियां वापस ले आया। कल रात उन्होंने कई घंटे पैसे गिनने और उन्हें कई बैगों में रखने में बिताए थे। कुल मिलाकर वे 1.35 मिलियन तांबे के सिक्के लाए थे जो मूल रूप से 135 सोने के सिक्के थे। और अपने सारे पैसे गाड़ियों में रखने के बाद उन्होंने जल्दी से गाड़ियों को एक उपलब्ध बैंक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की ओर मोड़ दिया। सुप्रभात और बेमार्ट ट्रस्ट बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी की किस तरह मदद कर सकता हूं? प्रतिनिधि ने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। प्रतिनिधि एक काउंटर के पीछे खड़ा था और उसने काले रंग की पेंट, काले रंग का पेटीकोट कोट और एक ग्रे शर्ट पहनी हुई थी। नमस्ते, हमने पिछले हफ्ते ही एक व्यावसायिक खाता खोला है और हम खाते में पैसे जोड़ना चाहते हैं। व्यावसायिक खाते का नाम निर्माण उद्योग है और खाता संख्या 0011 है। टिम ने जवाब दिया और अपने हाथ में खाता कार्ड देखा। ये कार्ड उनके ID कार्ड जैसा ही था, लेकिन इसमें सिर्फ उद्योग का नाम और खाता संख्या ही दिखाई देती थी। हालांकि टिम को अभी तक खाता संख्या का महत्व नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि महामहिम कभी भी कोई बेकार काम नहीं करेंगे। इसलिए उसे यकीन था कि भविष्य में शायद उसे उन संख्याओं के भीतर छिपे अर्थ का पता चल जाएगा। क्योंकि टिम चाहे जितना भी सोचे वह इसका कोई उपयोग नहीं देख पा रहा था। क्या राजा का दिमाग वाकई उसकी प्रजा से अलग होता है? महामहिम के पास वहां और कितनी जानकारी होगी? बहुत बढ़िया। और क्या आप अपने साथ अपना व्यवसाय खाता बही लाए हैं? चूंकि तब इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं थे, इसलिए हर काम बही खातों से ही करना पड़ता था। इसका मतलब था कि प्रत्येक कार्यस्थल पर 2 बैंक खाता बही होती थीं। एक कार्यस्थल के भीतर रहती थी और दूसरी बैंक के भीतर। हाँ, ये यही है, एंजेलो ने प्रतिनिधि को देते हुए जवाब दिया। खाता बही का कवर नीले रंग का था और उस पर खाता नाम और खाता संख्या लिखी हुई थी। बहुत बढ़िया, कृपया अपना खाता बही संभाल कर रखें, मैं खाता बही लाता हूं जो अभी हमारे पास रखी हुई है। ये कहते हुए प्रतिनिधि जल्दी से लॉबी क्षेत्र से बाहर निकल गया और दूसरे हॉलवे की ओर चला गया। क्या आपको लगता है कि यह बैंक मनी टेम्पल जैसा होगा? एंजेलो ने टिम से भयभीत होकर पूछा। हाँ, क्या आपको लगता है कि यह वैसा ही होगा? टॉड ने भी कांपते हुए पूछा। इस युग में
हालांकि उनके पास बैंक थे, लेकिन वे आधुनिक समय की तरह संगठित और संरचित नहीं थे। यहाँ बैंकों को मनी टेम्पल कहा जाता था और इनका उपयोग केवल पैसे उधार देने के लिए किया जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, इसलिए वे अपने खातों में पैसे जमा करने के लिए इन मंदिरों में नहीं जाते थे। वे इन मंदिरों से पैसे उधार लेने के लिए वहां जाते थे। गरीब लोग बीमारी के इलाज, बिलों का भुगतान आदि के लिए पैसे उधार लेते थे। यहाँ तक कि कुछ अमीर लोग भी अपने व्यवसाय को चालू रखने के लिए उधार लेते थे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्याज दरें हास्यास्पद रूप से ऊंची होती गईं। अंत में कुछ लोगों को अपनी बकाया राशि चुकानी पड़ती है। साथ ही उन्होंने जो मूल रूप से उधार लिया था उसका 40 से 70% और चुकाना पड़ता है। और अगर वे भुगतान नहीं कर पाते तो वे या उनके परिवार के सदस्य कम से कम 15 साल या उससे ज्यादा समय तक इन मंदिरों में गुलामों की तरह काम करते थे। ये गुलाम हर काम करते थे, अपने मालिकों को यौन रूप से संतुष्ट करना, खाना बनाना, सफाई करना इत्यादि। सीधे शब्दों में कहें तो ये मंदिर अंडरवर्ल्ड के मालिक थे, जिनके पास खुद का बचाव करने और उन सभी को पकड़ने के साधन थे जो उन पर कर्ज लेते थे। जब भी ये मंदिर लेन देन करते थे तो वे हमेशा पर्दे के पीछे जाकर यह सुनिश्चित करते थे कि जिस व्यक्ति ने उनका पैसा लिया है वह उसे वापस न करे, और इस तरह वे गुलाम बन जाते थे। तब तक वे ब्याज के लिए हास्यास्पद राशि मांगते थे और गरीब व्यक्ति के लिए चीजें मुश्किल बना देते थे। कोई 40% या उधार ली गई राशि का 70% ब्याज कैसे मांग सकता है? ये मंदिर सीधे सीधे ठग थे। एंजेलो और टॉड एक सप्ताह पहले ही बेमाड आए थे और गुलाम जीवन के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए निश्चित रूप से वे डरे हुए थे। हालांकि वे जानते थे कि बेमाड गुलामी का स्वागत नहीं करता, लेकिन क्या ये बैंक वाली बात गुलामी का हिस्सा नहीं थी? टिम ने उनकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास करो, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार ये बैंकिंग की बात उन मंदिरों से बहुत अलग है। यहाँ हर किसी का अपना व्यक्तिगत खाता हो सकता है और ये प्रतिनिधि सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। साथ ही जब हम लंबे समय तक बैंक में पैसा रखते हैं तो हम बैंक से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। बेमाड में गुलामी की अनुमति नहीं है और न ही कभी होगी, इसलिए इस बारे में ज़्यादा चिंता न करें। बेमाड अलग है, हमारे राजा पर विश्वास करें। 8 मिनट इंतजार करने के बाद ग्राहक प्रतिनिधि अपने हाथों में एक और खाता बही लेकर वापस आया। प्रतिनिधि ने किताब खोली और पहले 2 पन्ने पढ़े, जिसमें उन लोगों का विस्तृत विवरण दिया गया था जो उद्योग की खाता बही तक पहुंच सकते थे। किताब में कहा गया था कि केवल ओवरसियर टिम, मुख्य लेखाकार एंजेलो या मुख्य लेखा परीक्षक टॉड ही उद्योग के खाते से धन निकाल सकते हैं। दरअसल प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी निकासी से पहले उन 3 लोगों में से कम 2 लोग मौजूद हों। इसलिए अगर टिम अकेले खाते से पैसे निकालने आता तो प्रतिनिधि उसके लिए पैसे निकालने से मना कर देता, जबकि बाकी 2 लोग मौजूद नहीं होते। और उद्योग के खाते में पैसे जोड़ने के मामले में उस लेन देन के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत थी। चूंकि वे आज पैसे जोड़ रहे थे, इसलिए सिर्फ टिम ही इस लेन देन के लिए पर्याप्त होता। लेकिन वे सभी इस बैंकिंग प्रणाली से अभ्यस्त होने के लिए आने का फैसला कर चुके थे। भविष्य में वे जानते थे कि यह बैंक, जैसा कि महामहिम ने इसे कहा था, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसलिए उन सभी ने सोचा कि बाद में समझने की बजाय अभी यह समझना बेहतर होगा कि यह खाता चीज कैसे काम करती है। क्या मैं आपका पहचान पत्र देख सकता हूँ? प्रतिनिधि ने पूछा। टिम, एंजेलो और टॉड ने अपनी पहचान पत्र निकाले और प्रतिनिधि को दे दिए, जिन्होंने तुरंत जांच की कि बैंक बुक में लिखे उनके नाम, जन्म स्थान और जन्मतिथि उनकी पहचान पत्र पर लिखे नामों से मेल खाते हैं या नहीं। वास्तव में इस तरीके से टिम को बहुत खुशी हुई। पिछले कुछ महीनों से टिम को उद्योग के वित्त का प्रबंधन करने में परेशानी हो रही थी। यदि महामहिम की मदद न होती तो शायद उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। सिक्के भारी थे और गिनना थका देने वाला था, और निर्माण उद्योग जैसे बड़े उद्योग में कई सैकड़ों सिक्के साप्ताहिक आधार पर लाभ कमाते और इस्तेमाल करते थे। सिक्कों को संभालना बहुत मुश्किल था। कल रात टिम, एंजेलो, टॉड और कुछ उद्योग पर्यवेक्षकों ने सिक्कों के कई बैगों को लगभग 4 बार गिनने में 6 घंटे से ज्यादा समय बिताया था। पहली बार जब उन्होंने पैसे गिने, जब वे लगभग पूरा कर चुके थे, तो किसी ने गलती से टेबल हिला दी और सारे सिक्के पूरे फर्श पर बिखर गए। ये पहली बार था जब टिम को रोने का मन हुआ। क्या आप जानते हैं कि उन सभी सिक्कों को वापस इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगी? उन्होंने उस कमरे में कहीं तांबे के कुछ सिक्के और चांदी के सिक्के खो दिए थे, और चाहे उन्होंने कितनी भी जांच की, वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। क्या आप जानते हैं कि हर एक सिक्के को बार बार गिनने में कितना समय लगेगा? ये बहुत निराशाजनक था। उन्हें चांदी के सिक्कों को तांबे के सिक्कों से अलग करना था। और इसी तरह टिम ने कल रात की तरह कभी खुद को असहाय महसूस नहीं किया था। साथ ही अभी के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन टिम को पता था कि लंबे समय में उनके लिए अपने सभी सिक्कों को उद्योग के भीतर रखना सुरक्षित नहीं होगा। ईमानदारी से उन्हें राहत महसूस हुई कि वे बैंक के साथ यह सारा काम कर सकते हैं। उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद प्रतिनिधि ने उनकी आईडी वापस कर दी और उन्हें उनकी तिजोरी की ओर ले गया। हम यहाँ हैं,
तिजोरी 004। प्रतिनिधि ने अपने हाथों में चाबियों के ढेर से दरवाजे की चाबी निकालते हुए कहा। प्रत्येक कार्यस्थल का अपना भंडारण कक्ष था जहां उनका पैसा सुरक्षित रखा जाता था और हर समय बंद रहता था। लैंडन ने इन कमरों को तिजोरी कहा। दरवाजे लोहे के बने थे और प्रत्येक तिजोरी के भीतर कई बड़े लॉकर थे जो दीवारों के चारों ओर रखे गए थे। साथ ही तिजोरी के केंद्र में 6 कुर्सियों वाली एक मेज थी। एक बार जब वे अंदर आ गए तो उन्होंने पैसे की अपनी गाड़ियां अंदर धकेल दी और मेज के चारों ओर कई सीटें ले लीं। बेशक इससे पहले कि प्रतिनिधि खाता बही पर लिख सके, उसे टिम, एंजेलो और टॉड की मौजूदगी में पैसे गिनने की जरूरत थी। और चूंकि यह एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए प्रतिनिधि ने बैकअप के लिए बुलाया और पैसे को ध्यान से गिनना शुरू कर दिया। अगर लैंडन ने यह दृश्य देखा होता तो उसे निश्चित रूप से लगता कि यह डिज्नी के स्क्रूज डक के समान है, जहां वह अपनी तिजोरी में अपने सिक्के गिन रहा था। एक बार जब सभी सिक्के गिने गए तो प्रतिनिधि ने दोनों खाता बही ली और लिखा। दिनांक 12 अक्टूबर 1024। जोड़ी गई राशि 1,350,000 तांबे के सिक्के, 135 सोने के सिक्के। लेन देन करने वाले टिम मेयर्स, एंजेलो वैम्बली और टॉड ग्रेहम। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि जेकब बंस। सभी के हस्ताक्षर और बैंक की स्याही की मुहर। दोनों खाता बहियों पर सभी के हस्ताक्षर करने के बाद प्रतिनिधि ने एक खाता बही ली, जबकि टिम और अन्य 2 अन्य खाता बही लेकर चले गए। शाम 5 बजे बैंक के दिन के लिए बंद होने का समय हो गया। जब सभी बैंक से चले गए, लैंडन बैंक के नए प्रबंधकों, मुख्य लेखाकार और मुख्य लेखा परीक्षक के साथ अपनी बैठक करने के लिए आगे आए। महाराज, हमारा एकमात्र मुख्य मुद्दा उन सिक्कों को गिनना है। अधिकांश उद्योग और यहाँ तक कि अस्पताल भी हमारे लिए एक बार में गिनने के लिए लाखों तांबे के सिक्के लाते हैं। इसमें कई घंटे लग सकते हैं जिससे ग्राहक का बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पैसे गिनने के लिए और लोगों को काम पर रखना चाहिए, बैंक प्रबंधक डायोन ने कहा। पिछले सप्ताह से डायोन रोजाना अकाउंटिंग सीख रही थी और उसका अभ्यास कर रही थी। बैंक में अपनी नौकरी के कारण वह अकाउंटिंग और बैंकिंग के बारे में अधिक अवधारणाओं को समझने में सक्षम था, भले ही उसने अभी अभी महामहिम से सबक लेना शुरू किया हो। हाँ, उसने काम पर ढेर सारी गलतियां की, लेकिन सौभाग्य से महामहिम हमेशा हर दिन उनके पास मौजूद रहते थे और उनके किसी भी मुद्दे को सुलझाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या सिक्कों की गिनती का मामला था। वह वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि महामहिम उनके लिए कोई दूसरा तरीका सोचेंगे। ये सच है महामहिम, लेकिन मुझे बैंक की जगह से भी डर लगता है। अगर हम इमारत का विस्तार नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि अगले साल के अंत तक तिजोरियों में सभी लॉकर पैसे से भर जाएंगे और उस समय तक हमें पैसे फर्श पर रखने होंगे और सभी कमरों में सिक्कों के पहाड़ बनाने होंगे। मुख्य लेखाकार फिडलर ने कहा। तुरंत लैंडन के दिमाग में डिज्नी के स्क्रूज डक की छवि उभरी। क्या वास्तव में पैसे में तैरना संभव नहीं था? खैर, उसे शायद पता लगाना होगा। मैं अगले महीने और लोगों को नौकरी पर रखूंगा, साथ ही नया पैसा भी बनाऊंगा जिसे ले जाना आसान होगा और गिनना और स्टोर करना आसान होगा। जहां तक जगह की बात है, भविष्य में हम एक बड़ी और बेहतर इमारत बनाएंगे। लैंडन ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए जवाब दिया। हर कोई हैरान था। नया पैसा? बेमार्ड अपना खुद का पैसा बनाने जा रहा था। ये किस तरह का पैसा होगा? गुलामी के अपने सभी वर्षों में उन्होंने तांबे, सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा किसी भी तरह का पैसा नहीं देखा था। पाइनो महाद्वीप के सभी साम्राज्यों ने एक ही सिक्के का इस्तेमाल किया, इसलिए वे वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते थे कि बेमार्ड का पैसा कैसा होगा। लैंडन ने फैसला किया कि इस मामले में उन्हें समझाने के बजाय उन्हें दिखाना बेहतर होगा। वह सिक्कों के मामले के बारे में जानता था, इसलिए उसने बैंक कर्मचारियों को केवल उद्योगों और अन्य कार्यस्थलों की सेवा करने के लिए कहा था। सबसे पहले, कर्मचारी अभी भी अपने सीखने के चरण में थे और उन्हें कम ग्राहकों को लेने की जरूरत थी ताकि वे खुद को ओवरलोड न करें। दूसरे, उन सभी सिक्कों को रोजाना गिनना आसान नहीं था, इसलिए उनके पास नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं होगा। इसलिए अभी के लिए बैंक केवल सेना, उद्योगों, अस्पताल, स्कूल और अन्य कार्यस्थलों के लिए काम कर सकता है। लेकिन फरवरी आते ही वे नागरिकों के लिए भी खानपान का काम शुरू कर देंगे और उस समय तक कर्मचारियों को पर्याप्त अनुभव हो चुका होगा, बैंक की नई इमारत का निर्माण हो चुका होगा और पूरे बेमार्ड में कागजी मुद्रा का इस्तेमाल हो चुका होगा। अभी के लिए उन्हें बैंकिंग प्रणाली के बारे में सब कुछ सीखने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। इस समय सीमा के भीतर उन्हें जितनी गलतियां कर सकते थे करने की अनुमति थी। चूंकि उनके पास कुछ ही ग्राहक थे और उनके काम की जांच लैंडन द्वारा प्रत्येक दिन के अंत में की जाती थी। लेकिन फरवरी आते ही ग्राहकों के एक बड़े समूह के साथ काम करते समय गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती थीं। जहां तक भविष्य के बैंक की इमारत की बात है, लैंडन चाहते थे कि यह बहुत बड़ी हो। वास्तव में लैंडन चाहते थे कि लॉबी 5 सितारा होटल लॉबी की तरह बहुत बड़ी हो। इस तरह एक साथ कई ग्राहकों की सेवा की जा सकती थी। बेशक इमारत कम से कम 4 मंजिल ऊंची होगी और इसके भीतर कई तिजोरियां, कार्यालय और कक्ष होंगे। महाराज, आज के सभी खाते बही ले आए गए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 133 योदान साम्राज्य का शाही महल। आज वह दिन था जिसका सभी को इंतजार था।
आज रात राजा मैक्लेन शाही भोज में अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। कुछ दिनों बाद जनता के सामने इसकी घोषणा करने से पहले बेशक सभी रईसों को करतब के लिए आमंत्रित किया गया था, साथ ही राजधानी के कुछ महत्वपूर्ण शूरवीरों और व्यापारियों को भी। ऐसा माना जाता था कि भोज के दौरान किसी समय राजा मैक्लेन घोषणा करेंगे। महल के चारों ओर हर कोई भोज के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने लगा। जल्दी करो, सुनिश्चित करो कि मैं उस आवारा आईवी से बेहतर दिखूं। रानी सेडोरा चिल्लाए। नौकरानियों ने जल्दी से उसके सारे गहने और अवसर के लिए चुनी हुई पोशाक निकाली। आईवी का नाम लेते ही सेडोरा को अपने कमरे में सब कुछ तोड़ने का मन हुआ। ये सब उस कुतिया की गलती थी। जब से सेडोरा ने मैक्लेन के साथ सोया था, तब से उसके चेहरे और शरीर के कुछ हिस्सों पर ये सारे बदसूरत दाने, फुंसियां और फोड़े हो रहे थे। दवाइयों के दुकानदारों ने कहा था कि उसे शायद कुछ खाने से एलर्जी हो गई थी, लेकिन वह ये नहीं पहचान पाई कि उसे किस चीज से एलर्जी थी। इस वजह से उसे हमेशा बाहर जाते समय हल्का घूंघट पहनना पड़ता था और माथे पर बहुत सारा मेकअप भी लगाना पड़ता था, ताकि फुंसियां कम दिखाई दें। उसके दिमाग में ये निश्चित रूप से आईवी का काम था। हालांकि उसे नहीं पता कि आईवी ने कब और कैसे उसके खाने में ऐसे खाद्य पदार्थ मिलाए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तथ्य को स्वीकार करेगी कि आईवी निर्दोष थी। उसके दिमाग में चून की यह एलर्जी थी, तो ये खाने योग्य चीज ही होगी। माँ, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, प्रिंस बेनेडिक्ट ने कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसकी माँ को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुने। छोटी बेनी, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? यही तो वह वेश्या कर रही थी। माँ, तुम उस पागल औरत के बारे में इतनी चिंतित क्यों हो? आज के मामले के बाद क्या वह मेरे राजकुमार बनने के बाद भी हमारे लिए खतरा बनी रहेगी? बेनेडिक्ट ने कहा, माँ, चिंता मत करो, जब भाई राजा बनेगा तब हम सब उसे सबक सिखाएंगे। राजकुमारी डियाज ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। हम बस आज रात के लिए धैर्य रखना माँ, राजकुमार ल्यूपिनिया ने कहा। वास्तव में दोनों राजकुमारियां आईवी पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थीं। वे इस बात पर ज्यादा नाराज थीं कि उनकी माँ उनके पिता को उन्हें साम्राज्य का शासक बनाने के लिए मना नहीं पाईं। ठीक है, वे सुई धागे, साहित्य और कविता के अलावा किसी और चीज में माहिर नहीं थीं, लेकिन वे तलवार चलाना और काम पर लड़ना नहीं सीख पाईं। अगर उनके पिता उन्हें मौका देते तो वे साबित कर पाते कि वे साम्राज्य पर शासन करने में अपने भाइयों की तरह ही कुशल हैं। माना कि उन्हें भूगोल, व्यापार और साम्राज्य के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ? क्या राजधानी ही साम्राज्य के भीतर एकमात्र महत्वपूर्ण स्थान नहीं थी? चूंकि वे राजधानी को अच्छी तरह जानते थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे राजा बनने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थे? उनकी नज़र में उनके पिता सिर्फ जिद्दी और स्वार्थी थे, जबकि उनकी माँ सिर्फ एक गद्दार थी जिसने अपने बेटे के लिए अपनी बेटियों से मुंह मोड़ लिया था। बेनेडिक्ट को ही ताज के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ी, उन्हें नहीं? जब उनके दिमाग में ये सारे विचार घूम रहे थे, तो वे नाराज क्यों नहीं हो सकते थे? सेडोरा की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने बेहतरीन बेटे और अपनी दो खूबसूरत बेटियों को देखा। छोटी बेनी, कैसा रहा? क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे काम से खुश थे? जब से उन्हें पता चला कि मैक्लेन उत्तराधिकारी चुनने जा रहे हैं, तब से सभी राजकुमार अपनी पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते ही बेनेडिक्ट की शाही शिक्षक ने राजा मैक्लेन की मौजूदगी में तलवारबाजी के कौशल की प्रशंसा की थी। मैक्लेन ने हंसते हुए दूसरे राजकुमार बेनेडिक्ट को गर्व से देखा, मानो उसने पहले ही उसे राजकुमार बनाने का फैसला कर लिया हो। उस दिन के बाद मैक्लेन हर रात बेनेडिक्ट के साथ अभ्यास करने के लिए आता था। साम्राज्य में पहले से ही यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि आज के शो के लिए बेनेडिक्ट को ही चुना गया है। जितना सेडोरा इस बारे में सोचती, उतनी ही वह खुश होती। तो क्या हुआ अगर उसका चेहरा पिंपल से ढका हुआ था? उसका शरीर अभी भी शानदार है और उसका बेटा निश्चित रूप से राजा होगा। चूंकि वह आज घूंघट पहनने जा रही थी, इसलिए किसी को उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जब वह आईवी और उसके बेटे माल्फॉय के बारे में सोचती तो वह खिलखिलाती। आईवी के घर पर भी माहौल तनावपूर्ण था। सेडोरा के बेटे के बारे में सोचकर आईवी गुस्से से पागल हो गई थी। सभी राजकुमार अपनी पढ़ाई के कुछ खास पहलुओं, विषयों में अच्छे थे। उदाहरण के लिए, हालांकि राजकुमार बेनेडिक्ट निस्संदेह तलवारबाजी में सबसे अच्छे थे, लेकिन युद्ध की रणनीति के मामले में वे सबसे कमजोर भी थे। यही बात ज्यादातर राजकुमारों के लिए भी कही जा सकती है। और राजकुमार माल्फॉय भी अपवाद नहीं थे। माल्फॉय के मामले में वे युद्ध की रणनीति में माहिर थे और तलवारबाजी के मामले में औसत थे। क्या युद्ध की रणनीति भी महत्वपूर्ण नहीं थी? मैक्लेन सिर्फ बेनेडिक्ट के मामले में ही क्यों बहुत ज्यादा उत्साहित हुए? कुछ समय पहले वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होती, लेकिन जितना ज्यादा वह और सेडोरा एक दूसरे के गले मिलते, उतना ही उसे लगता कि उसके लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। वह दुष्ट खलनायक शायद अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कोई धूर्त तरीका अपनाएगा। कौन जानता है कि वह अपना वोट देने के लिए मैट्रन के पास गई होगी या नहीं। वास्तव में आईवी भी मैट्रन के प्रति बहुत संदेहशील थी। हालांकि महिला ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि पहले राजकुमार का ही राजकुमार बनना सही था, लेकिन उसके जैसी भव्य वेश्या के साथ व्यवहार करते समय कोई भी कभी भी बहुत आश्वस्त नहीं हो सकता। जैसा कि उसकी दिवंगत माँ हमेशा कहती थी,
किसी को कुतिया और बदचलन लोगों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, खासकर उनके साथ जो उसके आसपास सोते हैं। माँ, ज्यादा चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही युवराज बनूंगा। हालांकि पिताजी भाई की खुलकर तारीफ करते हैं, लेकिन वे अपने अध्ययन कक्ष में मेरी भी खूब तारीफ करते हैं। बिना रणनीति के कोई कैसे इस साम्राज्य को सुरक्षित रख सकता है। चिंता मत करो माँ, मुझे यकीन है कि पिताजी भी इस तथ्य को जानते हैं। मालफॉय ने कहा, उसे बेहतर होगा, नहीं तो मैं खुद ही उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। भोज शुरू हो चुका था। विशाल महल के हॉल में कई रईस टेबल की ओर बढ़ रहे थे, जबकि अन्य आपस में बातचीत करते हुए खड़े थे। आज रात के अवसर पर कई युवा रईस महिलाएं और सज्जन आए थे। जब राजकुमार और राजकुमारियां अंदर आए तो हॉल में बड़बड़ाहट तेज हो गई। हे भगवान, पहला राजकुमार मालफॉय इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? मैं उसकी दुल्हन बनने के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। मैं भी। उसका ठंडा और अलग थलग रूप उसे पुरुषों के बीच भगवान जैसा बनाता है। उसे देखने मात्र से मैं गर्भवती हो सकती हूँ। आप गर्भावस्था के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसे देखकर ही अपने बेटे को जन्म देने वाली हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से चौथा राजकुमार रेयान है, जो उनमें से सबसे सुंदर है। बस उन लाल मोटे होठों और उन प्यारी आंखों को देखो। मैं उन्हें महसूस करने के लिए क्या कुछ नहीं दूंगी। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं राजकुमार रेयान से शादी करना चाहती हूँ। हालांकि चौथा राजकुमार सुंदर है, लेकिन कोई भी अपनी आंखें दूसरे राजकुमार बेनेडिक्ट पर टिकाए बिना नहीं रह सकता। उसकी कोमल मुस्कान और बोलने का शांत तरीका मुझे उसे खुद ही प्रपोज करने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मैंने ये भी सुना है कि उसे आज के भोज के लिए राजकुमार के रूप में चुना जा सकता है। जब रईसों की छोटी बेटियां राजकुमारों के बारे में चर्चा कर रही थीं, तो बेटों ने भी राजकुमारियों के बारे में चर्चा की। उनकी ताज़ा चिकनी त्वचा से लेकर उनके होठों और यहाँ तक कि उनके गालों की हड्डियों तक। इन युवकों ने राजकुमारियों को दूर से देखते हुए उनका भरपूर मनोरंजन किया। जब सभी चर्चा कर रहे थे तो मंच के पास रखे एक बड़े सुनहरे दरवाजे से कुछ पहरेदार बाहर निकले। उस हिस्से को मंच कहने के बजाय ये कमरे के एक ऊंचे फर्श वाले हिस्से जैसा था। वहां 3 चौड़ी सीढ़ियां थीं जो सुनहरे रंग के मंच तक जाती थीं। मंच पर अलग अलग सिंहासन और सीटें थीं। साथ ही सीटों के चारों ओर कई सोने की मेजें थीं। जो पहरेदार अभी अभी बाहर आए थे वे मंच के चारों ओर खड़े हो गए। उसके बाद शाही उद्घोषक महामहिम राजा मैक्लेन की उपस्थिति में सभी खड़े हो जाएं। मैक्लेन, उनकी माँ, उनकी पत्नियां, रखेलें और 2 और पहरेदार सभी व्यवस्थित तरीके से कमरे में आए और मंच पर चढ़ गए। मंच पर पहले से बैठे राजकुमार और राजकुमारियां तुरंत उठ खड़े हुए, कमरे में मौजूद सभी लोगों के साथ राजा और उनके साथियों के बैठने का इंतजार करते हुए। मैक्लेन ने अपना बायां हाथ उठाया और सभी वापस बैठ गए। आज का दिन बहुत खुशियों भरा है। राजकुमार का चुनाव लोगों के लिए किया जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जी भरकर खाएं और पिएं। उत्सव शुरू हो जाएं, मैक्लेन ने कहा। जैसे जैसे भोज चलता रहा, कमरे के बीचों बीच कई प्रदर्शन हुए। संगीतकारों ने गाया, नर्तकियों ने नृत्य किया और कुछ लोगों के सामने कविताएं पढ़ने के लिए बाहर आए। राजपरिवार के सदस्यों के लिए वे कैसे तनाव में नहीं हो सकते थे। भोज शुरू हुए काफी समय बीत चुका था और राजा मैक्लेन ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने का कोई संकेत नहीं दिया था। इसके बजाय वे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे और शराब पी रहे थे, जैसे कि यह मामला उनसे संबंधित ही न हो। ईमानदारी से कहें तो उन सभी को लगा कि अगर मैक्लेन ने ऐसा ही जारी रखा तो वे चिंता से मर जाएंगे। आइवी, अन्य पत्नियां और रखेलें सभी ने अपनी भूख पूरी तरह खो दी थी। एक व्यक्ति को छोड़कर, अपने पति के लापरवाह रवैये को देखकर आइवी को लगा कि उसे गला घोंटकर मार डालेगी। वह इसे उगल क्यों नहीं सकता था? वह किस बात का इंतजार कर रहा था? कुलीन वर्ग, खासतौर पर मंत्रीगण भी उथल पुथल की स्थिति में थे। क्या आपको लगता है कि हमने दूसरे राजकुमार का पक्ष लेकर सही चुनाव किया है? क्या होगा अगर आज पहला राजकुमार चुना जाता है? अरे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं 5वें राजकुमार का पक्ष लेकर किस्मत से बाहर हूँ। मैंने पहले ही अपनी बेटी को चौथे राजकुमार की पहली पत्नी बनाने का अनुरोध कर दिया है। क्या महामहिम से अपना अनुरोध वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है? महामहिम ने अभी तक अपनी घोषणा क्यों नहीं की? मेरा बूढ़ा दिल अब और इंतजार नहीं कर सकता। अचानक एक गार्ड मैक्लेन के पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया। मैक्लेन मुस्कुराया और फिर से अपना बायां हाथ उठाया। हर कोई तुरंत शांत हो गया और घबराहट से मैक्लेन की ओर देखने लगा। वे अभी केवल यही जानना चाहते थे कि क्या उन्होंने सही चुनाव किया है। हॉल में इतनी शांति थी कि अगर कोई पिन गिरती तो हर कोई उसे सुन सकता था। राजा के रूप में मेरे वर्षों में योदान ने पाइनो महाद्वीप के भीतर विकास और शांति का अनुभव किया है। मैं अपने लोगों और इस साम्राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं जिसके कौशल और क्षमताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। जब मैक्लेन बोल रहे थे तो हर कोई हॉल की ओर आते कदमों की आवाज सुन सकता था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह कोई महत्वहीन व्यक्ति है। इसे संक्षेप में कहें तो मैं आज आप सभी को यहाँ योदान के नए राजकुमार के जश्न में शामिल होने के लिए इकट्ठा किया हूँ। तीसरे राजकुमार सिरियस मैक्लेन। तुरंत वे कदम रुक गए। क्या मैं देर से आया हूँ पिताजी? सिरियस ने मुस्कुराते हुए पूछा।
आपको अपने क्षेत्र से इतनी जल्दी आना पड़ा, तो आपको कैसे देर से आने वाला माना जा सकता है? मैकलेन ने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। पिताजी, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, सिरियस ने झुकते हुए कहा। जैसा कि मैं कह रहा था, यह आपका नया क्राउन प्रिंस सिरियस मैकलेन है। हर कोई हैरान था। क्या ये वह राजकुमार नहीं था जिसे अपने भाइयों में सबसे कमजोर कहा जाता था? क्या उन्होंने नहीं कहा कि वह कायर, कमजोर था और शाही शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने पर उसका प्रदर्शन हमेशा औसत रहा था? आखिर महामहिम क्या सोच रहे थे? सिरियस ने सभी के हैरान चेहरों को देखकर मुस्कुराया। सच कहा जाए तो सिरियस ने नेतृत्व और युद्ध के हर पहलू में उत्कृष्टता हासिल की। उसके औसत अंक होने का कारण यह था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। अपने कामों को गुप्त रूप से करने के लिए उसे हर समय कम प्रोफाइल रखने की जरूरत थी। पिछले कई सालों से सिरियस अपने पिता को राजनीति, व्यापार और अन्य नेतृत्व पहलुओं से निपटने में मदद कर रहा था। योगदान में बहुत सारे बदलाव वास्तव में उसके कारण ही संभव हुए, लेकिन लोगों को इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके राजा ने ही उन विचारों और समाधानों को सामने रखा है। केवल उसके पिता और माँ ही उसकी वास्तविक बुद्धि और क्षमताओं के बारे में जानते थे। उसकी माँ एम्मा बचपन से ही उससे पूछताछ करती रही थी। उसे हमेशा से पता था कि वह राजा बनेगा, इसलिए ये घोषणा उसके लिए चौंकाने वाली नहीं थी। आखिरकार उसने इस पद के लिए बहुत मेहनत भी की थी। 7 साल की उम्र में उसकी मां ने उसे कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित करने के लिए निजी ट्यूटर रखे थे, जो खुद को गार्ड, नौकर और नौकरानियों के रूप में पेश करते थे। उसे कभी एक पल का भी आराम नहीं मिला और वह हमेशा राजा बनने के लक्ष्य की ओर काम करता रहा। किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके भाइयों ने भी, सिंहासन के लिए इस लड़ाई में इतनी ऊर्जा नहीं लगाई थी जितनी उसने लगाई। इसलिए अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो वे चुप हो सकते थे और खुद को मार सकते थे। बेशक उसके पिता को उसकी क्षमताओं का अंदाजा नहीं था। ये 4 साल पहले तक की बात है, जब वह अपने पिता के अध्ययन कक्ष में आया और उसने एक तरीका सुझाया जिससे वे योगदान की कुछ समस्याओं से निपट सकें। तब से वह और उसके पिता करीब आ गए और बाकी सब इतिहास बन गया। जब राजा मैकलेन ने वर्षों से सीरियस के सभी कौशल और उपलब्धियों के बारे में बताया तो लोग एक बार फिर दंग रह गए। तो क्या यह उसकी वजह से था कि उन्होंने आखिरकार साम्राज्य डेफेरिस के साथ एक व्यापार समझौता स्थापित किया था? 200 से अधिक वर्षों से योगदान और डेफेरिस एक दूसरे के गले पर कुछ पुराने विवाद को लेकर झगड़ रहे थे, जिसका अब लोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन किसी भी तरह से कोई भी पक्ष पहले पीछे हटना नहीं चाहता था। इसलिए डेफेरिस से व्यापार या उत्पादों को योगदान में कभी भी अनुमति नहीं दी गई। लेकिन 3 साल पहले ये सब बदल गया और अब डेफेरिस और योगदान दोस्ताना संबंधों में थे। तो क्या ये सीरियस की वजह से था? आइवी, सेडोरा और अन्य पत्नियां सभी ने एम्मा को घृणा से देखा। कितनी अच्छी एम्मा, आपका बेटा वाकई महान है। एम्मा ने उनकी ओर देखा और शालीनता से मुस्कुराए, मानो कह रही हो, आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। अन्य पत्नियां क्रोधित थीं, ये सोचकर कि वे आपस में लड़ रही थीं, जबकि उनका असली दुश्मन उन्हें विदूषकों की तरह देख रहा था। मैकलेन के साथ प्रेम प्रसंग के दृश्य के बारे में सोचते हुए सेडोरा ने अपनी सीट की भुजाओं को पकड़ लिया। वह सब व्यर्थ। आइवी गुस्से से चिल्लाना चाहती थी कि उसने सेडोरा और अन्य सभी पत्नियों से निपटने के लिए कितना पैसा खर्च किया था, जो क्राउन प्रिंस के पद के लिए मैकलेन को बहकाना चाहती थीं। माल्फॉय, बेनेडिक्ट और अन्य राजकुमारों को भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। तो ये कमीना सिर्फ दिखावा कर रहा था। जब उन्होंने अपने पिता के मुंह से उसके कई कारनामों के बारे में सुना तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। निष्कर्ष के तौर पर 8 महीने के समय में सीरियस मैकलेन को राजा का ताज पहनाया जाएगा। जैसे ही राजकुमार और अन्य पत्नियों ने ये सुना, उन सभी के मन में एक ही विचार आया। इन 8 महीनों के भीतर सीरियस को मरना ही था। 136 महाराज, हमने आखिरकार टेक्सटाइल उद्योग के लिए नए प्लांट साइट का निर्माण पूरा कर लिया है, टिम ने कहा। नए टेक्सटाइल प्लांट के निर्माण को शुरू हुए 1 महीना और 2 सप्ताह हो चुके थे। लैंडन ने सिर हिलाया और टिम और सोफिया दोनों की तरफ मुस्कुराया। कैसा लगा? क्या आपको जो दिख रहा है वो पसंद आया? लैंडन ने पहले से ही उत्साहित सोफिया से पूछा। हाँ महाराज, यह एकदम सही है। हालांकि मैंने इसे कल ही देखा था, लेकिन मैं पहले से ही साइट को देखकर दंग रह गया था। हाँ, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, सोफिया ने एक छोटी लड़की की तरह इधर उधर घूमते हुए कहा। नए टेक्सटाइल प्लांट का अपना गेट था, साथ ही इसके अंदर 8 विशाल 4 मंजिला इमारतें थीं। प्रत्येक इमारत को बहुत चौड़ा बनाया गया था, कैंपस के आवासीय भवन की तरह, ताकि भविष्य के लिए जगह बनाई जा सके। लेकिन महाराज, अब जब हमारे पास ये विद्युत चालित मशीनें हैं, तो हम उन सभी भाप चालित मशीनों का क्या करेंगे? अभी के लिए उन्हें प्लांट के गोदाम में रख दीजिए। साथ ही मैं आपके उद्योग में नए रसोइये और सैनिक भेजूंगा जो काम करते समय आपकी सुरक्षा करेंगे। अभी तक लैंडन सैनिकों को गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सही नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि अगले महीने वह पुलिस अकादमी के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू कर देगा। साथ ही बेमार्ट गार्ड ट्रेनिंग अकादमी के लिए भी। उसे उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक वे नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, साथ ही बैंक और अन्य जैसे विभिन्न कार्य प्रतिष्ठानों की भी। आपकी ड्राइविंग क्लास कैसी चल रही है?
हे महाराज, मैं पिछले 2 महीनों से ये क्लास ले रही हूँ और फिलहाल मैं बेमार्ट के आसपास सुरक्षित रूप से ट्रक चला सकती हूँ। साथ ही मेरे उद्योग को और ट्रकों की ज़रूरत है, इसलिए हम कल ओवरसियर टिम के उद्योग से उन्हें खरीदने जा रहे हैं। ओह, तो यह अच्छी बात है। आखिरकार आपको भी अपना माल ढोना है। लेकिन आपको याद दिला दूं, हर कोई उन ट्रकों को चला सकता है, सिवाय आपके। कम से कम तब तक नहीं जब तक आप अगले 4 महीनों में परीक्षा नहीं दे लेते। महाराज, क्या ये बहुत दूर नहीं है? इसे 1 महीने का समय क्यों नहीं बना दिया? सोफिया ने मुंह बनाते हुए पूछा। टिम, जो सोफिया से थोड़ा पीछे खड़ा था, उसने लैंडन को देखा, अपनी आंखें चौड़ी की और कई बार पलकें झपकाना शुरू कर दिया, मानो कह रहा हो, कृपया महाराज को स्वीकार न करें। निचले इलाकों में कौन नहीं जानता कि सोफिया कैसे गाड़ी चलाती है। यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसे कई बार सलाह दी थी, लेकिन वह महिला वास्तव में एक जिद्दी महिला थी। हे, नहीं कर सकते। जब तुम अपना ड्राइविंग टेस्ट दोगे और लोडिंग ट्रक चलाने के लिए अपना सर्टिफिकेशन लाइसेंस पाओगे, तब हम बात कर सकते हैं। मत भूलो, ये सर्टिफिकेशन तुम्हें केवल लोडिंग ट्रक चलाने की अनुमति देता है। अगर तुम दूसरी भारी मशीनें चलाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें चलाने की क्लास भी लेनी होगी। महाराज, चिंता मत करो, मैं गाड़ी चलाते समय तुम्हारी सलाह मानूंगी, सोफिया ने अजीब तरीके से कहा। लैंडन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। कुछ ने उसे बताया कि यह महिला निश्चित रूप से इस मामले में कोई शॉर्टकट तलाशेगी। लैंडन उसकी ड्राइविंग को बेतरतीब बताता, और ऐसा नहीं था कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था। नहीं, ऐसा नहीं है। वह उन लोगों में से एक थी जिन्हें सड़कों पर तेज गति से गाड़ी चलाने पर एड्रेनालाइन रश होता है। ये सब मजेदार और खेल था जब तक कि कोई मर नहीं जाता। इसलिए लैंडन को उसे गाड़ी चलाने से रोकना पड़ा, यानी जब तक उसने अपने सभी परीक्षण पूरे नहीं कर लिए और उसे व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं मिल गई। मजेदार बात यह है कि ट्रक पर उसका पूरा नियंत्रण था, जिससे लैंडन को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन चाहे जो भी हो, बेमार्ट में लापरवाही से गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी। उसके उद्योग में अन्य महिलाएं और पुरुष सावधानी और संयम से गाड़ी चलाते थे, लेकिन चीफ सोफिया अलग थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती पर प्रसिद्ध रेस कार ड्राइवरों का पुनर्जन्म थीं। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। साथ ही आप सभी के पास नए प्लांट में सब कुछ ले जाने के लिए अधिकतम 4 दिन हैं। और एक बार जब आप सभी व्यवस्थित हो जाएंगे तो मैं आपको नई मशीनों का उपयोग करना सिखाने के लिए रोज आऊंगी। धन्यवाद महाराज, सोफिया ने उत्तर दिया। महाराज, हम उन 1000 निर्माण श्रमिकों के बारे में क्या करें जिन्होंने अभी अभी प्लांट बनाया था? टिम ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार शहर की दीवार बनाने का समय आ गया है। अभी शहर की दीवार और बाहरी जंगल के बीच की खाली जगह सिर्फ 1 मील चौड़ी 1600 मीटर थी। लैंडन जो करना चाहता था वह जंगल क्षेत्र की शुरुआत में एक और शहर की दीवार बनाना था, साथ ही जंगल के भीतर 1 मील के पेड़ों को भी साफ करना था। तो मूल रूप से लैंडन ने बेमार्ट को अटैक ऑन टाइटन में शहर के समान बनाने का इंतजार किया। इस मामले में बेमार्ट में कुल 2 शहर की दीवारें होंगी। पहली दीवार मौजूदा पत्थर की दीवार होगी, जबकि दूसरी दीवार नई दीवार होगी जो स्टील फ्रेम और कंक्रीट से बनाई जाने वाली थी। लैंडन चाहता था कि यह दीवार कम से कम 6 मीटर मोटी हो, ताकि अगर कोई दीवारों पर बर्फ का पाउडर भी इस्तेमाल करे तो यह जरूरी नहीं कि दीवारों को तोड़ दे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि साम्राज्य में बर्फ का पाउडर मौजूदा महल की दीवारों को कुछ नहीं कर सकता था, फिर भी लैंडन सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना पसंद करता था, इसलिए वह किसी भी आश्चर्यजनक हमले की तैयारी में नई दीवारें बनाना चाहता था जो बेहद मोटी हों। साथ ही लैंडन की राय में स्टील फ्रेम वाली प्रबलित दीवारें ये भी सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा पत्थर की दीवार की तुलना में संरचना लंबी और मजबूत रहे। और यद्यपि वर्तमान पत्थर की दीवार चौड़ाई में 4 मीटर मोटी है, फिर भी लैंडन को लगा कि यह पर्याप्त मोटी नहीं है, इसलिए उसने नई दीवारों को 6 मीटर मोटा बनाने का फैसला किया। बेशक दीवारें बनाने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि नई दीवारों के सामने अपने दुश्मनों पर तोप और मिसाइल हमले करने के लिए पर्याप्त जगह हो। इसलिए उसे जंगल के भीतर 1 मील के पेड़ों को साफ करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। वह खाली जगह भविष्य की लड़ाइयों के लिए नया युद्ध क्षेत्र होगी। नामकरण के उद्देश्य से लैंडन ने पहली पत्थर की दीवार और नई दीवार के बीच की जगह को किंग्स लैंडिंग कहने का फैसला किया था। हाँ, उसने ये नाम प्रसिद्ध टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से लिया था। वह बस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अपनी पसंदीदा टीवी सीरीज के बारे में सोचते ही वह पछतावे से रोने लगा। अगर उसे पता होता कि वह इतनी जल्दी मरने वाला है तो वह सब कुछ फिर से देखता। क्या कोई नया सीजन या एपिसोड आया है? क्या जॉन स्नो आखिरकार हमेशा के लिए मर गया? वह आदमी लैंडन को बहुत परेशान कर रहा था। कितना परेशान करने वाला किरदार है। अगर आप मरना चाहते हैं तो अभी मर जाए। हमें कई सीजन और एपिसोड का इंतजार क्यों करवाते हैं? वह खुद को कौन समझता था? दरअसल लैंडन पहले ऊपरी क्षेत्र का नाम किंग्स लैंडिंग रख सकता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि लोग इसे सैकड़ों सालों से ऊपरी क्षेत्र कहते आ रहे थे। लेकिन अब जब वह इस क्षेत्र में नई जमीन जोड़ रहा था तो इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वह इस क्षेत्र का नाम रखने का मौका चूक जाए।
वैसे भी लैंडन ने योजना बनाई थी कि किंग्स लैंडिंग का इस्तेमाल केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, साथ ही वीजा के लिए भी। शहर की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंडन ने किंग्स लैंडिंग के भीतर कई सैन्य इमारतें बनाने का फैसला किया था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक दूसरे के बगल में थीं। इन इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर कई झुके हुए पुल भी होंगे जो इमारतों को नई शहर की दीवारों के शीर्ष से जोड़ेंगे। इन इमारतों में प्रवेश करके ही कोई व्यक्ति शहर की दीवारों के शीर्ष से तोपों या मिसाइलों को चला सकता है। चूंकि ये इमारतें आपस में जुड़ी हुई और एक दूसरे के करीब होंगी, इसलिए सुरक्षा कारणों से उनकी परिधि के चारों ओर एक बिजली की बाड़ और गेट लगाया जाएगा। जहां तक इमारत तक पहुंच की बात है, केवल अधिकृत सैन्य कर्मियों को ही इन इमारतों तक पहुंच प्राप्त होगी। इन इमारतों के भीतर प्रत्येक मंजिल पर कड़ी सुरक्षा और आपातकालीन लॉकडाउन प्रक्रियाएं भी होंगी ताकि जब घुसपैठिए इमारतों में घुसपैठ करें तो वे वहां घुस सकें। बेशक साइट के भीतर एक क्लिनिक भी होगा जो युद्ध में लगी चोटों के उपचार आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। संक्षेप में, ये सैन्य साइट बेमाड में सबसे अधिक सुरक्षा वाली साइटों में से एक होगी। किंग्स लैंडिंग के भीतर इस सैन्य साइट के अलावा यहाँ वीजा भी दिए जाएंगे। भविष्य में जब बेमाड आगंतुकों का स्वागत करेगा तो उन्हें अपनी गाड़ियां और घोड़े रखने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। इसलिए इस नई जगह ने उस समस्या का समाधान कर दिया। शहर में निश्चित रूप से केवल कार, साइकिल, ट्रेन, बसें आदि का ही उपयोग होगा। इसलिए लैंडन ने किंग्स लैंडिंग के भीतर हवाई अड्डे जैसा कुछ बनाना बुद्धिमानी समझा। अच्छा, उन्होंने इसे लैंडपोर्ट कहने का फैसला किया क्योंकि आगंतुक हवाई जहाज से बेमाड नहीं जाएंगे, वे बस से यात्रा करेंगे, इसलिए तकनीकी रूप से लैंडपोर्ट सही शब्द था। यदि वहां बंदरगाह और हवाई अड्डे थे तो वे इसे लैंडपोर्ट क्यों नहीं कह सकते थे। वैसे भी बेमाड लैंडपोर्ट आगंतुकों को वीजा प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ ही लैंडपोर्ट में हजारों आगंतुक गाड़ियां और घोड़े भी रहेंगे। शहर के अंदर गाड़ियां होने से सड़कों पर व्यवधान और यातायात की समस्या पैदा होगी, इसलिए उन्हें दूर रखना ही सबसे अच्छा है। इसलिए उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की आवश्यकता थी। बेशक उन्हें वहां रखना भी मुफ्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति कितने घोड़े और गाड़ियां लाता है, इस पर निर्भर करते हुए आगंतुकों को निश्चित रूप से कार्गो भंडारण के लिए भुगतान करना होगा। साथ ही कार्गो देखभाल, जैसे घोड़ों को खिलाना, गाड़ियों की सफाई करना आदि। अगर कोई 1 महीने के लिए रुकना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे अपने घोड़ों को खिलाने, धोने और पूरे महीने उनकी देखभाल करने के लिए भुगतान करना होगा। और अगर कोई आगंतुक अपनी गाड़ी की मरम्मत के लिए अनुरोध करता है तो उसे उन सेवाओं के लिए भी भुगतान करना होगा। इन शुल्कों के बिना घोड़ों और गाड़ियों की देखभाल करने वाले श्रमिकों को भुगतान कैसे किया जाना चाहिए? एक बार भुगतान पूरा हो जाने के बाद उन्हें अपने माल के लिए अलग अलग नंबर टैग दिए जाएंगे। ये नंबर टैग अस्तबल नंबर, गाड़ी भंडारण नंबर आदि को दर्शाते हैं। इसलिए जब वे बेमाद से निकल रहे थे तो वे लैंडपोर्ट से अपनी गाड़ियां और घोड़े वापस लाने के लिए इन टैग का इस्तेमाल करते थे। और अगर वे अपने टैग खो भी देते तो उन्हें बस अपनी भुगतान रसीदें दिखानी होती या हेल्प डेस्क पर काम करने वालों को अपना नाम बताना होता और ये बताना होता कि वे बेमाड कब पहुंचे थे। चूंकि सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता, इसलिए कामगार आसानी से अपने घोड़े और गाड़ियां ढूंढ पाते। साथ ही लैंडन ने और गाड़ियां लाने की भी योजना बनाई थी ताकि अगर उन्हें और गाड़ियों की जरूरत पड़े तो वे उन्हें लैंडपोर्ट में स्टॉक में खरीद सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बेमाड में बहुत सारा सामान खरीदता है तो वह लैंडपोर्ट से गाड़ी ले सकता है और अपने रास्ते पर जा सकता है। जहां तक ज्यादा घोड़ों की बात है, बेमाड के पास पहले से ही सिटी लॉर्ड शैनन के साथ हुए युद्ध की बदौलत 4000 से ज्यादा घोड़े थे। इसलिए अगर आगंतुक चाहें तो उन्हें खरीद भी सकते थे। अपनी गाड़ियां और घोड़े रखने के बाद उन्हें सुरक्षा की ओर जाना होगा, जहां उन्हें जहर या ऐसी कोई चीज ले जाने की जांच की जाएगी जो नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकती है। केवल एक चीज जिसकी लैंडन अनुमति देता था वह थी तलवारें। कोई जहर नहीं, कोई खंजर या कोई अन्य छिपा हुआ हथियार नहीं। वास्तव में तलवारों की अनुमति थी क्योंकि इस युग में हर किसी के पास तलवार होती थी। साथ ही तलवारें बहुत बड़ी होती थीं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता था, इसलिए लैंडन ने उन्हें अनुमति दी। लेकिन खंजर या अन्य छिपे हुए हथियारों के लिए बिल्कुल नहीं। वह नहीं चाहता था कि कोई इधर उधर आश्चर्यजनक हमले करे। या तो तलवार थी या कोई हथियार नहीं था, और अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया तो वे बस पीछे मुड़ सकते थे और बेमाद से निकल सकते थे। सुरक्षा जांच के बाद आगंतुकों को अलग अलग आकार की सामान गाड़ियां दी जाती थीं, उनके कार्गो लोड के आधार पर, और इमारत के भीतर वीजा टर्मिनल की ओर जाने के लिए कहा जाता था। बेशक उन्हें अपने वीजा के लिए भुगतान करना पड़ता था। इस युग में भी अलग अलग सुस्थापित शहरों में जाने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता था, और लैंडन को कोई कारण नहीं दिखा कि बेमाड में भी अपना प्रवेश शुल्क क्यों नहीं होना चाहिए। वीजा मिलने के बाद उन्हें होल्डिंग टर्मिनल की ओर जाना पड़ा। इस टर्मिनल ने बेमाड में रहने के दौरान उनकी गाड़ियों और घोड़ों को यहां रखने के लिए शुल्क लिया। उन्होंने कार्गो टर्मिनल पर जो भुगतान किया था वह भंडारण स्थान के लिए था, लेकिन अब वे होल्डिंग समय के लिए भी भुगतान कर रहे थे। ये राशि पहले नहीं ली जाती थी क्योंकि उनके वीजा अभी तक जारी नहीं हुए थे। साथ ही यह अधिक सुविधाजनक था कि सब कुछ भुगतान करने से पहले गाड़ियों और घोड़ों का निपटान कर लिया जाए। मेरा मतलब है
क्या उन्हें अपनी गाड़ियों और घोड़ों को लैंडपोर्ट चेक इन क्षेत्रों में ले जाना अव्यवस्थित नहीं होगा? अगर धरती पर वापस एयरपोर्ट पर घोड़े सवार होकर जाते तो क्या ये बहुत अजीब नहीं होता? चूंकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रुका था, 2 महीने से ज्यादा समय तक रुकने वाले व्यक्ति के बराबर कार्गो शुल्क देना पूरी तरह से अनुचित था, इसलिए लैंडन को लगा कि ये शुल्क लागू किए जाने चाहिए। बेशक ये राशि बेहद सस्ती होगी, ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके जो गरीब और कमजोर हैं। और आखिरकार एक बार जब वे उस टर्मिनल से निकल जाते तो उन्हें लैंडपोर्ट के भीतर आखिरी टर्मिनल की ओर जाना पड़ता, जिसने मूल रूप से उनके लिए बस टिकट बुक कर दिए थे। 8 सीटर बसें हर घंटे एक बार आती थीं और आगंतुकों को बेमार ले जाती थीं। इसलिए एक बार जब आगंतुक बुकिंग एजेंट को अपना वीज़ा दिखाते तो उनके टिकट बुक हो जाते और उनकी सीट नंबर आरक्षित हो जाते। एजेंट उन्हें बसों में चढ़ने के लिए कई शेड्यूल और समय विकल्प भी देते। अपनी बसों का इंतजार करते समय वे बेमार लैंडपोर्ट के भीतर की दुकानों को देखने के लिए स्वतंत्र थे। ऐसी दुकानें होंगी जो अच्छे ट्रैवलिंग बैग, कपड़ों के सामान और सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें बेचती होंगी। वह चाहता था कि वे अपनी बसों का इंतजार करते समय सहज महसूस करें। लैंडपोर्ट में आगमन और प्रस्थान के लिए भी क्षेत्र होंगे, बिल्कुल एक नियमित हवाई अड्डे की तरह। बेमाद से प्रस्थान करने वालों के लिए उनके कार्गो की अभी भी जांच की जानी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे बेमाद से महत्वपूर्ण या चोरी की गई वस्तुएं ले जाने की कोशिश करें। इस युग में अधिकांश सिटी गेट 1 बजे अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन लैंडन इसे रात 11 बजे करना चाहता था ताकि लैंडपोर्ट पर काम करने वाले लोग और बस ड्राइवर 12:30 मध्यरात्रि से पहले बंद हो जाएं। वैसे भी किंग्स लैंडिंग के लिए उनकी यही योजनाएं थीं। अभी के लिए श्रमिकों के लिए उनके लिए बंद दीवारों का निर्माण शुरू करना महत्वपूर्ण था। तो महाराज, आप चाहते हैं कि कर्मचारी 1 मील के पेड़ों को काटने के लिए सभी टिम्बर भारी मशीनों का उपयोग करें? टिम ने पूछा, जबकि लैंडन ने जो कहा था उसे लिख रहा था। हम बस ऐसे ही, और उन्हें हर पेड़ को लकड़ी काटने वाले विभाग में भेजने के लिए कहना याद रखें। मैं उन्हें रोजाना सुरक्षा के लिए सैनिक भी भेजूंगा ताकि काम के घंटों के दौरान कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर सके। चूंकि यह क्षेत्र पृथ्वी पर कनाडा जितना ही ठंडा था, इसलिए वर्षावनों और अन्य गर्म जलवायु में पाए जाने वाले जानवर बेमाड में मौजूद नहीं थे। इसके बजाय बाइसन, मूस, बीवर, खरगोश, काले भालू, बिजली भालू, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, भेड़िए, बॉबकैट, लिंक्स और पहाड़ी शेर कॉगर जैसे जानवर पहाड़ी जंगलों में मौजूद थे। इस दुनिया में ऐसे अजीब जानवर भी थे जो कभी धरती पर मौजूद नहीं थे। जंगली बर्फीले सुअर की तरह, जो एक रिगार्ड बोर और लोमड़ी के मिश्रण जैसा दिखता था। इसका फर बर्फ की तरह सफेद था और इसके सिर के बीच में एक सींग था। इसके प्यारे रूप को देखकर धोखा न खाएं। ये जानवर शेर जितना ही विशाल और क्रूर था, इसलिए आंतरिक वन क्षेत्र सामान्य लोगों के लिए बेहद खतरनाक था। हालांकि श्रमिकों को उन भारी मशीनों पर बैठकर काम करना पड़ता था, लेकिन सुरक्षा के मामले में कोई भी कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकता था। इसलिए जब सैनिक पूरे दिन श्रमिकों की सुरक्षा करते थे तो लैंडन को ये जानकर राहत मिलती थी कि वे सुरक्षित हैं। सुरक्षा की बात करें तो जब निर्माण कार्य चल रहा होता था तो वह आगे के क्षेत्र की टोल लेने के लिए कई अन्य सैनिकों को भी नियुक्त करता था, ताकि अगर कोई अन्य आगंतुक बेमार आने की सोच रहा हो तो उसे रोका जा सके। नई दूरबीन मीलों दूर से भी चीजें देख सकती थी, इसलिए अगर उन्हें कोई दिखाई देता तो वे तुरंत श्रमिकों को काम बंद करने और मशीनों को वापस शहर में ले जाने के लिए सचेत कर सकते थे। और यद्यपि सिस्टम हमेशा उसे किसी भी आगंतुक के बारे में सूचित करता था, लेकिन यह अजीब होगा यदि लैंडन को गेट पर सैनिकों से पहले किसी भी आगंतुक के बारे में पता चल जाए। इसलिए उसे एक स्काउटिंग टीम की आवश्यकता थी ताकि लोगों के सामने संदिग्ध न लगे। कहीं ऐसा न हो कि वे उसे भगवान जैसा कुछ समझें। आखिरकार लैंडन अभी भी कमजोर व्यवहार कर रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई भी बेमार की उपलब्धियों के बारे में पता लगाए। अभी के लिए शहर की दीवार पर ध्यान केंद्रित करने का समय था। महाराज, हम दोनों शहर की दीवारों के बीच की जगह का क्या करेंगे? और हम इसे क्या कहेंगे? टिम ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा हमेशा लगता था कि जब बात दिमाग का इस्तेमाल करने की आती थी तो महामहिम उन सभी से 1000 कदम आगे थे। लैंडन ने टिम को देखा और मुस्कुराया। चलो इसे किंग्स लैंडिंग कहते हैं, जहां तक भूमि स्थान का उपयोग करने की बात है। हे, यह एक आश्चर्य है। 138। आज लैंडन अपनी आगामी जन्मदिन पार्टी के बारे में बात करने के लिए शेफ बेनिता और शेफ ब्लेक से मिलने गया था। हाँ, उसकी जन्मदिन पार्टी। लैंडन का जन्म 3 नवंबर को हुआ था। पिछले साल उसका जन्मदिन राजधानी में था और 20 नवंबर को वह बेमार के लिए रवाना हुआ। उसके पहुंचने से पहले यात्रा में 4 महीने और 2 सप्ताह लगे और मार्च से वह बेमार को विकसित करने में लगातार काम कर रहा है। जब कोई व्यस्त होता है तो समय निश्चित रूप से उड़ जाता है। महाराज, मेरे बच्चों को आपकी लिखी हुई कहानी की किताबें बहुत पसंद हैं, खासकर क्रिसमस की कहानियां, शेफ बेनिता ने उत्साह से कहा। मेरे बेटे को फादर्स डे वाली किताब बहुत पसंद आई। उसने कहा कि उस दिन वह मुझे कोई उपहार देगा। हे, शेफ ब्लेक ने धूर्तता से कहा। उनकी बातें सुनते हुए लैंडन मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों से लोग स्टोर में बिकने वाली नई कहानियों की किताबों के बारे में बात कर रहे थे।
लैंडन ने 2 कहानी श्रेणियां बनाई थीं, हॉलिडे स्टोरीज और फैंटेसी स्टोरीज जैसे डिज्नी स्टोरीज। उसने 5 डिज्नी कहानियां चुनी थीं, सिंड्रेला, मुलान, टार्जन, द स्वॉर्ड इन द स्टोन और द थ्री मस्केटर्स। और अंत में हॉलिडे स्टोरीज के लिए लैंडन ने वैलेंटाइन डे, क्रिसमस, मदर्स डे और फादर्स डे पर कहानियां बनाई थीं। हॉलिडे सेक्शन के भीतर प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 10 कहानी पुस्तकें थीं। उदाहरण के लिए बेमार्ट में 15 क्रिसमस कहानियां बेची जा रही थीं। बेशक लैंडन ने क्रिसमस के बारे में कुछ प्रमुख अवधारणाओं को बदल दिया था ताकि इस युग की मान्यताओं को फिट किया जा सके। धरती पर क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने का समय था। साथ ही वह समय जब बच्चे अपने माता पिता को अपनी इच्छा सूची देते थे, इस उम्मीद में कि सांता क्लॉस उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर वे यीशु के बारे में नहीं जानते थे और न ही वे सांता क्लॉस पर विश्वास करते थे। इसलिए लैंडन को लोगों के लिए नई छुट्टियों की कहानियां बनानी पड़ीं। धर्म के संबंध में पाइनो महाद्वीप के सभी साम्राज्यों में अलग अलग मान्यताएं और अविश्वास थे। डेफेरस का साम्राज्य देवी सेरेना में विश्वास करता था। उनका मानना था कि वह सितारों, चांद और भूमि को बनाने के लिए जिम्मेदार थी। उसने भूमि और लोगों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें शाप भी दिया। इसलिए सभी विवाहों को उसके मंत्रियों द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था, जिन्हें सेरेमोनिस्टर कहा जाता था। जहां तक टेरिक के साम्राज्य की बात है, वे समुद्र देवता में विश्वास करते थे। मेम्फिस, ऐसा कहा जाता था कि केवल इस समुद्र देवता को बलि चढ़ाने से ही कोई इस जीवन में धन्य रह सकता है। लोग या तो मेमने, सफेद भेड़िए या किसी सफेद फर वाले जानवर का खून निकालते थे और उसे समुद्र, नदियों, झीलों या कुओं में डाल देते थे ताकि समुद्र का देवता उन्हें जो चाहे दे सके। कैरोना का साम्राज्य प्रजनन, प्रकाश और खुशी के देवता क्लेपोनिया में विश्वास करता था। ऐसा माना जाता था कि महीने में 2 बार 4 घंटे उसके मंदिर में घुटने टेकने से लोगों को आशीर्वाद भी मिलता था। जबकि योदान का साम्राज्य किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता था। उनके लिए भगवान मौजूद नहीं थे क्योंकि वे उन्हें देख नहीं सकते थे। और अंत में अर्काडिना का मानना था कि उनके पूर्वजों की आत्माएं अब भगवान में बदल रही थीं। उनका मानना था कि अपनी जमीन पर प्रार्थना करने से उनके मृत पिता, माता और पूर्वज लोगों और जमीन को आशीर्वाद देना जारी रखेंगे। इसलिए चूंकि ये लोग अपने पूर्वजों पर विश्वास करते थे और यीशु पर नहीं, इसलिए लैंडन को क्रिसमस की कहानी को बदलना पड़ा। साथ ही साथ अन्य आधुनिक छुट्टियों की कहानियों को भी अपनी मान्यताओं के अनुसार बदलना पड़ा। और हालांकि लैंडन उनके धर्म में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे उन्हें बदलने का कोई अधिकार नहीं था। हर किसी को जो भी मानना हो उस पर विश्वास करने का अधिकार था। साथ ही वह जिस भी भगवान या व्यक्ति की इच्छा करे उसकी प्रार्थना या पूजा कर सकता था। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता था या नहीं करनी चाहिए कि ये लोग अपने पूर्वजों की प्रार्थना करना बंद कर दें। छुट्टियों के नाम के लिए लैंडन अभी भी उन्हें बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ और नाम रखना एक तरह से अपमान होगा। क्रिसमस और वैलेंटाइन डे जैसे छुट्टियों के नाम पहले से ही अद्भुत नाम थे। क्रिसमस को और क्या नाम दिया जा सकता है? कुछ और नाम उसके कानों में बस बेकार लगेंगे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही उन नामों का आदी था, क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें बदलने से ये छुट्टियां वाकई अजीब लगेंगी। इन कहानियों के साथ लैंडन को यकीन था कि नागरिक समझेंगे कि हम उन्हें क्यों मनाते हैं, साथ ही वे उनकी अधिक सराहना करेंगे। और 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के बजाय लैंडन ने इसे 7 दिसंबर को मनाने का फैसला किया था। सबसे पहले आमतौर पर 18 दिसंबर के आसपास बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग सिर्फ जश्न मनाने के लिए बर्फ में घूमें। दूसरी बात, पब्लिक स्कूल ने इस सेमेस्टर का काम 15 नवंबर को ही खत्म कर दिया होगा और उनकी परीक्षाएं 20 नवंबर से मंगलवार 2 दिसंबर तक चलेंगी, इसलिए हर कोई जश्न मनाने के लिए उपलब्ध होगा। बच्चों की बात करें तो उन्होंने इस सेमेस्टर की शुरुआत अगस्त में की थी, इसलिए नवंबर में ये 4 महीने का होगा। बेशक अपनी परीक्षाओं के बाद वे अपनी 4 महीने की लंबी छुट्टियां भी शुरू करेंगे। जहां तक अकादमियों में पढ़ने वालों की बात है, चूंकि वे अकादमियों में ही रहते थे और उनकी कक्षाएं भी अकादमियों में ही होती थीं, इसलिए उन्हें सिर्फ 1 महीने की छुट्टी दिसंबर मिली, 7 जनवरी को स्कूल फिर से शुरू करने से पहले। इसलिए आमतौर पर सभी की परीक्षा अवधि 2 दिसंबर को समाप्त हो जाती थी, जिससे उन्हें 7 दिसंबर को क्रिसमस की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। भविष्य में और भी कहानियां छपेंगी और भी छुट्टियां जोड़ी जाएंगी, लेकिन अभी के लिए इन छुट्टियों को ही करना होगा। लैंडन ने उन्हें अभी के लिए टाल दिया क्योंकि उनमें से ज्यादातर छुट्टियां गर्मियों में पड़ती थीं। स्वतंत्रता दिवस और श्रम दिवस जैसी छुट्टियां निश्चित रूप से गर्मियों में ही होनी चाहिए। यहां तक कि उनका राज्याभिषेक भी निश्चित रूप से गर्मियों में ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे सर्दियों में परेड करें। इसलिए उसने फैसला किया कि वह वसंत के दौरान और छुट्टियां जोड़ेगा। मदर्स डे के लिए कहानी में एक ऐसे युवा लड़के की कहानी है जो अपनी मां के प्रति कृतघ्न था। लड़के ने अपने पिता को खो दिया था और उसके पास केवल उसकी मां थी। ये लड़का अपनी अद्भुत मां द्वारा उसके लिए किए गए सभी कामों की सराहना नहीं करता था। वह स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं करना चाहता था। वह बुरे गिरोहों में शामिल हो गया, बुरे काम किए और यहाँ तक कि अपनी मेहनती मां से पैसे भी चुराए ताकि वह अपनी प्रेमिका को दे सके। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि महिला ने उसके सारे पैसे छीन लिए और भाग गई।
और जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह गलत था तो उसकी माँ, जो कई सालों से बीमार थी, अचानक चल बसी। लेकिन जिस बात ने छोटी लड़की को रुलाया वह ये थी कि अंत तक भी लड़के की माँ उसे देखकर मुस्कुराती रही और उसे बताती रही कि वह उसका अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। कहानी में कई नैतिक सबक थे और बच्चों को ये भी दिखाया कि अगर वे अपने प्रियजनों के प्रति कृतघ्न बने रहे तो क्या हो सकता है। छोटी लड़की ने चुपके से कसम खाई कि वह कभी भी ऐसी महिला नहीं बनेगी जो पैसे के लिए शादी करती है या किसी के साथ रहती है। जितनी ज्यादा छोटी लड़की कहानियां पढ़ती उतना ही ज्यादा दर्द महसूस करती। बेमार्ट के बदलने से पहले उसके माता पिता हमेशा परिवार के लिए भोजन जुटाने के लिए परेशान रहते थे। उसके पिता शिकार करने जाते थे और शरीर पर गंभीर चोटें लेकर लौटते थे। उसकी माँ घर की सफाई करती और उसके पिता के लिए कपड़े सिलती। और जब खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता तब भी वे उसे अपना सारा खाना दे देते और भूखे रहते। और आखिर में सर्दियों के दौरान जब वे सोते तो वे उसे लपेट लेते। बस अतीत को याद करके वह और भी ज्यादा रोने लगती। उसके माता पिता हमेशा ये क्यों कहते थे कि वे ठीक हैं जबकि वे ठीक नहीं थे। उसने ये क्यों नहीं देखा कि वे भी उससे ज्यादा पीड़ित थे। और भले ही वह अभी बच्ची थी, क्या उन्हें उसे नहीं बताना चाहिए ताकि वह जो कुछ भी कर रही हो उसमें उनकी मदद कर सके। हालांकि उसने इस बात को नोटिस किया था लेकिन उसे नहीं लगा कि यह इतना बुरा था क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे बार बार आश्वासन दिया था कि वे ठीक हैं। सच में वह वास्तव में महामहिम की आभारी थी। जब से वह आया है सभी के पास भरपूर भोजन, अच्छे कपड़े, अधिक पैसा और बेहतर घर हैं। हालांकि वह जानती थी कि अब हालात बेहतर हैं, फिर भी उसे दुख हुआ कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है। पिताजी, माँ, सूंघ सूंघ, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। उसके माता पिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मूर्ख लड़की, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम भी तुमसे प्यार करते हैं। उसके पिता ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी छोटी बच्ची रोती नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए खुश रहो, ठीक है। उसकी माँ ने छोटी लड़की के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, सूंघ सूंघ। और मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं 10 साल का हूँ। हा 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 हा। उसके माता पिता हंसे। जब हर कोई इन कहानियों को पढ़कर भावुक हो रहा था, लैंडन ने शेफ बेनेटा और शेफ ब्लेक के साथ अपने जन्मदिन की योजना जारी रखी। हालांकि उसने पहले कभी अपने जन्मदिन की परवाह नहीं की थी, फिर भी वह चाहता था कि यह सही हो क्योंकि सभी नागरिक उत्सव में शामिल होंगे। महामहिम, मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, शेफ बेनेटा ने कहा। महामहिम, हम उत्सव के लिए ये नए व्यंजन बनाने की कोशिश करेंगे। शेफ ब्लेक ने कहा, अच्छा, मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूँ। क्रोनकिड सिटी के बाहरी इलाके आर्कडीना। रात के मरे हुओं में पाले से ओढ़ लिया बारिश 5 ऊँट वाले पुरुषों पर छलक पड़ी जो वर्तमान में जंगल में अपना रास्ता बना रहे थे। वे जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार हो गए और जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका पालन नहीं किया जा रहा है तो उनमें से सभी 5 अपने घोड़ों से कूद गए और जल्दी से उन्हें अपने गंतव्य से थोड़ी दूर कई पेड़ों से बांध दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक गुप्त गुफा की ओर बढ़ गए जो पेड़ों और झाड़ियों के एक बड़े समूह के भीतर अच्छी तरह से प्रच्छन्न थी। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा, ठंडा और भयानक रूप से शांत था, लेकिन इन लोगों के लिए अज्ञात कई छिपे हुए गार्डों ने उनकी हर हरकत को उत्सुकता से देखा। 7 मिनट तक गुफा में चलने के बाद उन्होंने आखिरकार 3 फ्लोटिंग लाइट्स को अपने रास्ते में आते देखा। बेशक ऐसा लग रहा था कि यह तैर रहा था, वे तुरंत जानते थे कि लोग निश्चित रूप से उनकी ओर बढ़ रहे थे, इसलिए वे रुक गए और आग की मशालों के वाहकों के आने का इंतजार कर रहे थे। युवा भगवान, मेरे मालिक आपसे उम्मीद कर रहे हैं, उन 3 आदमियों के नेता ने कहा जिन्होंने उन मशालों को ढोया। उन्होंने सिर हिलाया और इन अजनबियों का गुफा में गहराई से पीछा किया। वे 1 और 10 मिनट के लिए पूरी तरह से मौन में चले और अंत में कीचड़ और लाठी से बनी सीढ़ी पर पहुंचे। नीचे देखने पर पुरुषों ने सोचा कि यह उनके जीवन में अब तक की सबसे लंबी सीढ़ी है। वे अब 45 मिनट से इन कभी न खत्म होने वाली सीढ़ियों पर चल रहे थे और अपनी यात्रा के दौरान ऊपर, नीचे और यहाँ तक कि बगल में भी चल रहे थे। पुरुषों को लगा जैसे वे कई पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, और लगभग ऐसा लग रहा था कि इन सीढ़ियों का कोई अंत नहीं था। कितनी लंबी तारांकन सीढ़ी है, उन्होंने सोचा। अपनी 45 मिनट की यात्रा के बाद पुरुष सीढ़ियों के शीर्ष पर एक बेहद चौड़े मंच पर पहुंचे। मंच के दूसरे छोर पर 2 बड़े बड़े बोल्डर थे जो उनके बीच में एक और सीढ़ी थे। पुरुष सीढ़ी पर चढ़ने लगे और 5 मिनट के बाद वे अंततः अपनी भूमिगत यात्रा के अंत तक पहुंच गए। एक अन्य मंच पर खड़े 8 गार्ड थे जिन्होंने लोहे के एक बड़े दरवाजे को घेर लिया था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजे पर मौजूद गार्डों में से एक ने इसे 3 बार खटखटाया, ये संकेत देते हुए कि इसे खोला जाना है। उन्होंने तुरंत दरवाजे से कदम रखा और उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने खुद को शहर के एक कमरे में पाया जिसमें से वे अभी अभी बाहर निकले थे। उन्हें कैसे पता चला कि वे शहर में वापस आ गए हैं? खिड़कियों के बाहर देखने पर वे क्रोनकिड शहर के भीतर प्रसिद्ध गिल्बन बिल्डिंग देख सकते थे। तो वे इस पूरे समय जंगल की ओर चल रहे थे। वैसे भी जिस छोटे से कमरे में वे थे वह बहुत धूल भरी थी और दीवारों ने यह भावना छोड़ दी कि वे किसी भी क्षण टूट जाएंगे।
तीन लोग इमारत के भीतर अलग अलग कमरों से आगे बढ़ते रहे और अंत में वे एक बार फिर एक और गुप्त मार्ग से गुजरे जो उन्हें एक विशाल कमरे में ले गया जो एक राजा के लिए उपयुक्त था। क्या ये सब टूटी हुई इमारत के भीतर था जिससे वे अभी अभी गुजरे थे? ये छिपा हुआ कमरा ऐसा क्यों दिखता था जब दूसरे सुनसान दिखते थे? सुनहरे फर्श और दीवारों को देखते हुए, साथ ही खूबसूरती से तैयार किए गए फर्नीचर को देखकर पुरुषों को ऐसा लगा कि इस कमरे ने दिखाया कि मालिक कितना समृद्ध था। कमरा भी कई खूबसूरत महिलाओं से भरा हुआ था जो सभी नग्न थीं। कुछ कमरे के बीच में एक छोटे से तालाब में खेले जबकि अन्य तालाबों के किनारों पर लेट गए, खाते और शराब पी। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बाहर निकल रहे थे जबकि पुरुषों को मोहक रूप से देख रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो वाद्ययंत्र बजाते थे जबकि अन्य पूरी तरह से नग्न होकर नृत्य करते थे, पुरुषों के सामने अपनी दृढ़ छाती और नितंबों को हिलाते हुए। ये सुंदरियां निश्चित रूप से सबसे पवित्र पुरुषों को भी लुभा सकती हैं अगर उनके भीतर पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं होती। उनके चेहरे शुद्ध, स्वच्छ और मासूम दिख रहे थे जबकि उनके शरीर सचमुच पाप के मंदिर थे। लेकिन भले ही ये महिलाएं निर्दोष और आमंत्रित दिखती थीं, लेकिन हर बार आगंतुकों के आने पर उनके पास हमेशा कई कार्य होते थे। उदाहरण के लिए यदि कोई दुश्मन या कई अप्रत्याशित और बिन बुलाए मेहमान आए तो इन महिलाओं को उन्हें सफलतापूर्वक बहकाना पड़ा। साथ ही उन्हें जहरीली शराब और खाने के लिए खाना भी दें। और जब ये पुरुष सफलतापूर्वक उनके हाथों में पड़ जाते तो उन्हें मारना और उनके शवों को ठिकाने लगाना भी उनका काम होता था। हालांकि ये महिलाएं प्रशिक्षित लड़ाके नहीं थीं, लेकिन उन्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई छिपे हुए खंजर दिए गए थे। वे आमतौर पर अपने खंजरों को कालीनों के नीचे, तालाब के भीतर और कमरे के भीतर सभी अन्य छिपे हुए क्षेत्रों में छिपाती हैं। बेशक अगर उनका प्रलोभन खेल विफल हो जाता तो उन्हें इन हथियारों से अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए सही अवसर का इंतजार करना पड़ता, और जब आगंतुक स्वागत योग्य मेहमान होते तो उन्हें सफलतापूर्वक उन्हें बहकाना पड़ता ताकि ज्यादातर व्यापारिक लेन देन उनके मालिक के पक्ष में हो सकें। पुरुषों ने मुश्किल से निगला और खुद को इन खूबसूरत महिलाओं से दूर देखने के लिए मजबूर किया। वास्तव में उनमें से कुछ को इन महिलाओं को चूमते हुए, एक दूसरे को रगड़ते हुए और उनके सामने अपने उपहारों को हिलाते हुए देखकर ही उत्तेजना होने लगी थी। ये वास्तव में एक दुष्स्वप्न था। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें जब तक हम आपके आगमन की सूचना स्वामी को नहीं देते, उन्हें यहाँ लाने वाले 3 पुरुषों में से एक ने कहा। जब वे तीनों वहां से चले गए तो वे महिलाएं धीरे धीरे अप्सराओं की तरह उनकी ओर बढ़ीं और उनसे बातें करने लगी तथा उनके शरीर को सहलाने लगीं। वास्तव में महिलाओं में से एक ने एक पुरुष के शरीर और छाती पर अपनी उंगलियां फिराईं जिससे वह तुरंत उत्तेजित हो गया। जब तक तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या तुम अच्छा समय बिताना चाहोगे? उसने धीमी लेकिन चंचल आवाज में पूछा। उस आदमी को इतनी सुंदर और मासूम लड़की को अस्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने अपने नेता की ओर इस उम्मीद से देखा कि उसका नेता उसे उसके लिए अस्वीकार कर देगा। वे यहाँ व्यापार के लिए आए थे और हालांकि हर कोई इन लड़कियों का एक हिस्सा लेना चाहेगा, लेकिन इस समय ये जोखिम भरा था। सबसे पहले उन्होंने अभी तक अनुमति नहीं ली थी, तो क्या हुआ अगर इन महिलाओं को छूने के बाद जगह का मालिक उन्हें जान से मारने की धमकी देता है? क्या वे वास्तव में अपनी जंगली इच्छाओं और कल्पनाओं के लिए इतना बड़ा जोखिम लेंगे? और इससे भी बदतर, यह उनका क्षेत्र भी नहीं था। उन्हें पता था कि यह उनके लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया जाल हो सकता है। हालांकि उन्हें बहुत संदेह था कि ऐसी मासूम महिलाएं कभी उन्हें चोट पहुंचाने का इरादा रखती होंगी। मुझे माफ करना देवियों, हम यहाँ व्यवसाय के लिए हैं, इसलिए हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? उनके नेता ने नर्म और अनुनयपूर्ण तरीके से कहा। तभी छिपे हुए गार्डों में से एक जो पुरुषों पर नजर रख रहा था चुपके से चला गया और अपने मालिक को सूचित करने के लिए जल्दी से चला गया। तो आप कह रहे हैं कि वे चारा में नहीं फंसे? हाँ मास्टर, वे इसके झांसे में नहीं आए, गार्ड ने जवाब दिया। अब आप जा सकते हैं। गार्ड जो एक पैर पर घुटनों के बल बैठा था उठा, अपने मालिक को प्रणाम किया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। हम ऐसा लगता है कि वे व्यवसाय से पहले आनंद लेने वाले प्रकार के नहीं हैं। चूंकि आप 3 उन्हें यहाँ लाए हैं, इसलिए काम पूरा करें और उन्हें मेरे पास ले आएं। हाँ मास्टर। युवा स्वामी, हमारे स्वामी अब आपसे मिलेंगे, कृपया हमारे पीछे आइए। चलते चलते जेम्स बॉन्ड अपनी स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। आज वह जिस व्यक्ति से मिल रहा था वह टैरिक के राजा का मुख्य सलाहकार था। हाँ, टैरिक का साम्राज्य उनका दुश्मन था और वे टैरिक सैनिकों से लड़ने के लिए सीमा पर पांडेला शहर की ओर जा रहे थे। लेकिन जेम्स को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर वे अर्काडिना के दुश्मन थे? दुश्मन एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हैं, बशर्ते कि सही लाभ, नियम और शर्तें लागू हों। अपने भाइयों के बीच वह अभी भी समूह में सबसे कमजोर था, अपने कमीने भाई को छोड़कर जो शायद अब तक बेमार में मर चुका था। सिंहासन लेने के लिए उसे और अधिक शक्ति और अपने अधीन काम करने वाले लोगों की जरूरत थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने भाई अली की मौत की जरूरत थी। इसलिए वह अर्काडिना के सबसे बड़े दुश्मन के साथ सौदा करने को तैयार था। उसकी योजना सरल थी, वह चाहता था कि टैरिक अली को मारने और सिंहासन पर बैठने में उसकी मदद करें। बदले में वह उन्हें अर्काडिना की भूमि का 30% हिस्सा खुशी खुशी दे देगा। जेम्स बहुत लालची, अर्धकाय और धूर्त व्यक्ति था। कभी कभी वह काया होता था और कभी कभी नहीं। खैर,
कोई यह कह सकता है कि उसे लोगों की चापलूसी करना बहुत पसंद था, खासकर जब वह किसी असुविधाजनक स्थिति में होता था। वह कसम खाता था और वादा भी करता था कि वह जो भी करता है वह फिर कभी नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब उसे धमकी देने वाले उसे छोड़ देते तो वह निश्चित रूप से उनके पतन की योजना बनाता। उसे तत्काल लाभ पसंद था, इसलिए वह अपने भाइयों की हार के लिए सब कुछ बेचने को तैयार था। और अंत में वह राजा बन गया। उसके दिमाग में यह बात थी कि एक बार जब टैरिक उसे सिंहासन पर बिठा देंगे तो वह अपना समझौता तोड़ देगा और उन्हें भूमि का कोई भी हिस्सा देने से इनकार कर देगा। हे, उस समय वे उसके साथ क्या कर सकते थे? बिल्कुल कुछ नहीं। ये सीमा युद्ध एली को हराने के लिए एकदम सही जगह थी, इसलिए उसने 3 महीने पहले टैरिक्स के साथ एक सौदा किया था, बिना अपने भाई कॉनर की जानकारी के। लेकिन अब जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह ये थी कि इन टैरिक्स ने अचानक किसी को उसके साथ इस मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए भेजा था। जाहिर है वे उस सौदे में संशोधन करना चाहते थे जो उसने उनके साथ पहले किया था। खूनी कमीने। बस इसके बारे में सोचते ही उसका खून खौल उठा, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह कमजोर था, इसलिए उसे उनकी मदद और उनकी शक्ति की जरूरत थी। अभी के लिए वह केवल समझौता कर सकता था और उनकी योजनाओं के साथ चलने का दिखावा कर सकता था। उसने तय कर लिया था कि वह राजा बनने के लिए अपनी राह बनाएगा। आखिरकार वे लोग एक विशाल सुनहरे दरवाजे पर पहुंचे, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 2 मशालें थीं। युवा स्वामी, मेरे स्वामी आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कोई और आपके पीछे अंदर नहीं आ सकता, इसलिए आपके लोग हमारे साथ यहीं रहेंगे। उन 3 लोगों में से एक ने कहा जो उन्हें यहाँ लेकर आए थे। जेम्स ने मुड़कर अपने आदमियों को इशारा किया कि वे किसी भी छिपे हुए खतरे के मामले में सतर्क रहें। उसने बहुत सारी हवा अंदर खींची और आखिरकार कमरे में कदम रखने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश की। एक 40 वर्षीय भयानक और भयावह दिखने वाला आदमी कमरे के सामने चुपचाप बैठा था। उस आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि जेम्स के पैर लगातार उस आदमी को देखने से तुरंत कमजोर हो गए। बिना बालों और बिना भौहों वाले इस विशालकाय आदमी के चेहरे पर 4 लंबे बदसूरत निशान थे, और जब वह घृणित आदमी उसे देखकर मुस्कुराया तो उसके शरीर में तुरंत ठंडक दौड़ गई। कितनी भयानक मुस्कान, उसने सोचा। अगर वह उनकी मदद के लिए इतना बेताब नहीं होता तो वह निश्चित रूप से वापस लौट जाता, इस आदमी के साथ एक ही कमरे में होने के डर से। ये वह व्यक्ति नहीं था जिसके साथ उसने पिछली बार सौदा किया था, इसलिए वह उस आदमी की बदसूरत शक्ल देखकर कुछ हद तक हैरान था। चूंकि उसने राजधानी के आसपास सौदा किया था, इसलिए टैरिक ने उससे बात करने के लिए सिर्फ 2 जासूस भेजे थे। लेकिन अब जब वे अर्काडिना और टैरिक के बीच की सीमाओं के करीब थे तो जासूसों और अन्य महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए पकड़े बिना इधर उधर घूमना आसान था। वह व्यक्ति जिसने जेम्स को लगभग पागल कर दिया था वह प्रसिद्ध एरिस्टोडॉन था। यह आदमी टैरिक के साम्राज्य में व्यवहारिक रूप से एक किंवदंती था। उसने टैरिक के राजा के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थीं और अब वह राजा के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद सलाहकार के रूप में काम करता था। स्वागत है युवा स्वामी, कृपया बैठिए, एरिस्टो ने कहा और अपने हाथों से अपनी मेज के दूसरी तरफ कुर्सी की ओर इशारा किया। हालांकि जेम्स घबराया हुआ था, फिर भी उसने सख्ती से पेश आने की कोशिश की और वह बिना किसी जल्दबाजी के एरिस्टो के पास बैठ गया। हमारा समय बचाने के लिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरे राजा ने अनुरोध किया है कि भूमि के 3.30% के बजाय हमें अर्काडिना का 6.60% चाहिए। क्या आप स्वीकार करते हैं? एरिस्टो ने धीमे लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले स्वर में कहा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? जेम्स ने पूछा, क्योंकि उसने इस तथ्य को छिपाने की पूरी कोशिश की कि वह वास्तव में एरिस्टो से भयभीत था। चाहे ये बहुत ज्यादा हो या नहीं, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई विकल्प है? अगर तुम शर्तों से सहमत नहीं हो तो हम ये बात पूरे आर्केडिना में फैला देंगे कि तुम हमारी मदद मांगने आए हो। हे, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा जब तुम्हारे पिता और लोग जान जाएंगे कि तुम अपने भाई को सिर्फ उसकी गद्दी के लिए मारना चाहते थे? याद रखो, हमारे पास तुम्हारे पेंडेंट, तुम्हारे पत्रों और तुम्हारे हस्ताक्षर के जरिए हमारे अनुबंध का सबूत है, इसलिए हर कोई तुरंत हमारी बात पर यकीन कर लेगा। इसलिए चूंकि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम चुप रहो और सहमत हो जाओ। हालांकि जेम्स सच में पवित्र था, फिर भी वह गुस्से से पागल था। उनकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? हालांकि वह टैरिक का राजकुमार नहीं था, फिर भी क्या वह राजकुमार नहीं था? वे उसे थोड़ा सम्मान क्यों नहीं दे सकते थे? लानत है गुंडों पर, जब मैं राजा बनूंगा तो ये डैडी तुमसे निपटेगा। हम अब, उसने सोचा। वह उस जमीन की मात्रा से भी नाराज था जिसे वे हासिल करना चाहते थे। आर्केडिना की 60% जमीन देना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब उसने सोचा कि वे इस सौदे के बारे में आसानी से आर्केडिना में फैला सकते हैं तो उसके पसीने छूटने लगे। उसने आखिरकार फैसला किया कि अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि जमीन दे दी जाए, क्योंकि अगर पूरे महाद्वीप को इस सौदे के बारे में पता चल भी जाता तो टैरिक ठीक रहता, जबकि दूसरी तरफ उसे शायद सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता। इस समय चूंकि उसने टैरिक के साथ धोखा करने के बारे में पहले ही सोच लिया था, इसलिए अभी सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी कि वह मजबूत हो। अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो वह राजा बनने के बाद आसानी से जमीन को इन मादरचोदों से दूर रख सकता था। लेकिन सबसे पहले उसके लिए अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा
एलिबान को हटाना जरूरी था। टैरिक ने सीमा पर जुंगो शहर में एली के रहने के दौरान उसे मारने के लिए हत्यारे भेजने पर सहमति जताई थी। दूसरी ओर वह पांडेला सीमा शहर की ओर जा रहा था, इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि वे उसे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वह परिणाम देखने के लिए वहां नहीं होगा। चूंकि टैरिक सीमा क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में बिना पकड़े रह सकते थे, इसलिए एली को मारने का यह उनका एकमात्र मौका था। अगर उन्होंने उसे उसके अपने इलाके में या राजधानी के आसपास भी मारने की कोशिश की होती, तो जेम्स को 100% यकीन था कि वे बुरी तरह विफल हो जाते। लेकिन यहाँ उनकी संभावनाएं कम से कम 50% तक बढ़ गई थीं। अभी के लिए वह केवल अपने भाइयों में से एक को मरवाना चाहता था। अगर कॉनर और एली दोनों मर गए तो उसके पिता को निश्चित रूप से राजधानी वापस जाते समय उस पर शक होगा। इसलिए उसने केवल एली से निपटने और कॉनर को जिंदा मारने का फैसला किया। अभी के लिए एरिस्टो ने मूर्ख युवा स्वामी को देखा और मुस्कुराया। युवा प्रभु, मेरा सुझाव है कि आप अपना निर्णय जल्दी लें। आपको देखकर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप उन सैनिकों और शहर के सरदारों से छिपकर भागे हैं जो आपके साथ पांडेला सीमा शहर की यात्रा कर रहे थे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जल्दी करें, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि आप लापता हैं? और इसमें सोचने की क्या बात है, ये सौदा पूरी तरह से उचित और आपके पक्ष में है। हम आपके भाई को मार देंगे, आपको राजगद्दी पर बिठा देंगे और आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्ति देंगे। कोई मूर्ख ही इस अवसर को चूकेगा। तो युवा प्रभु, क्या हमारे बीच कोई सौदा हुआ है? आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।